So we'll begin with next question number 6. Very interesting. थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये. 2019 का PYQ है. Ship A is sailing towards northeast with velocity 30 I cap plus 50 J cap kilometer per hour, where I cap points east and J cap north. Ship B is at a distance of 80 km east and 150 km north of ship A, and is sailing towards west at 10 km per hour. A will be at minimum distance from B in how many hours? ऐसा क्वेश्चन है. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थोड़ा ये मैथमेटिकल ओरिएंटेशन का क्वेश्चन है, तो आपको मैथ्स पता होना चाहिए इसके लिए. उससे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन में ओवरऑल बोला क्या है. दो शिप है, शिप ए शिप बी. शिप ए का आपको सिर्फ वेलोसिटी दिया है और शिप बी का डिस्टेंस बताया है विद रिस्पेक्ट टू शिप ए. शिप ए से कितना दूर है शिप बी, और शिप बी का आपको वेलोसिटी भी दिया है. मतलब शिप बी के आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, वेलोसिटी एज वेल एज पोजीशन, राइट. और शिप ए का एक ही इन्फॉर्मेशन है, दैट इज वेलोसिटी. तो ऐसे केस में आई विल गिव यू अ 5 स्टेप सॉल्यूशन, 5 स्टेप. तो ये 5 स्टेप सॉल्यूशन है ना, इसको ऐसा याद रखना. स्टेप 1 में आपको पोजीशन और वेलोसिटीज निकालनी चाहिए ऑफ बोथ द शिप. तो पोजीशन एंड वेलोसिटी. सबसे पहले शिप बी का जो डिस्टेंस है वो विथ रिस्पेक्ट टू शिप ए दिया हुआ है. तो ऐसा करो, शिप ए को तुम ओरिजिन पे सेट कर लो. तो लेट्स से ये ईस्ट डायरेक्शन है विच इज आई कैप. लेट्स से दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन विच इज जे कैप, और ये ओरिजिन है, ओरिजिन. तो ऐसा मान लेता हूँ कि शिप ए इज एट ओरिजिन. इसका मतलब ए शिप के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0 है, ऐसा मान लो इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे. और तब शिप बी यहाँ कहीं होगा. तो शिप बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 80 और 150 है, क्योंकि उन्होंने ऐसा क्लियरली बोला है 80 किलोमीटर ईस्ट. मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ईस्ट कोऑर्डिनेट इज 80 और 150 किलोमीटर नॉर्थ. तो 150 किलोमीटर नॉर्थ. तो कोऑर्डिनेट्स मिल गए आपको, पोजीशन मिल गया. अब आपको वेलोसिटी पता है ए का कितना दिया हुआ है. ए का वेलोसिटी 30 आई कैप प्लस 50 जे कैप किलोमीटर पर आवर. और बी का क्या बोला है आपको, बी का 10 किलोमीटर, बट विच डायरेक्शन, वेस्ट मतलब माइनस आई कैप. तो -10 आई कैप. ये हो गया पहले पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ बोथ द शिप्स. अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पोजीशन वेक्टर में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्यू. तो स्टेप टू पोजीशन वेक्टर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. अब एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों शिप मूविंग है, क्योंकि उनके पास वेलोसिटी है, तो वो रेस्ट पे तो रहने नहीं वाले. t इक्वल टू 0 पे इनिशियली अगर ए शिप ओरिजिन पे था तो आफ्टर सम टाइम वो यहाँ नहीं रहेगा, बिकॉज उसके पास वेलोसिटी है, द शिप इज मूविंग, राइट. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ डू यू फाइंड आउट पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज वेलोसिटी dr bar by dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इन शॉर्ट वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो दिस, कि तुमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो तुमको वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम. डायमेंशनली भी सोचोगे ना तो ये मीटर में आना चाहिए. ये मीटर पर सेकंड है और ये सेकंड है, तो मीटर इक्वल टू मीटर. डायमेंशनली भी करेक्ट है वो. तो अगर मैं ए शिप का पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, ए शिप का, what will be the position vector of A ship? What is velocity of A ship? 30 I cap plus 50 J cap into टाइम से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो ये आ जाएगा आपका RA बार इक्वल्स टू 30T I cap plus 50T J cap. करेक्ट. What about position vector of B bar? VB bar into T. हाँ सही है ना. क्या आएगा, व्हाट इज वीवी बार. तो -10 आई कैप. गलत है. क्यों गलत है, मैंने इसलिए पहले स्पेसिफाई कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट.
और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इनिशियल पोजीशन काउंट नहीं किया, किया ना काउंट। कैसे किया पता है? यू नो शिप ए इनिशियली कहाँ था, मतलब उसके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स क्या थे? हाँ तो मैंने वो लिखे हैं इधर, सिर्फ दिख नहीं रहे आपको क्योंकि वो 0 0 थे। तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस थिंग्स। तो जो बी बार है ना, मतलब बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या आएगा, वो बता दो मेरे को, क्या आएगा? व्हाट वाज इनिशियल पोजीशन? 80 आई कैप, क्योंकि 80 ईस्ट, 80 आई कैप, बराबर, करेक्ट, आई कैप। और इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? टी से। आई कैप तो लिखना ही है, आई कैप तो लिखेंगे ही, लेकिन टी से भी मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, बराबर, प्लस प्लस 150 टी जे कैप, राइट। कुछ तो मिसिंग है, व्हाट इज मिसिंग? व्हाट इज मिसिंग? -10। क्यों -10? वाई -10? वाई -10? क्योंकि ये नहीं समझा तो गए। वाई -10? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वाई -10? वाई -10? ये भी कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। आई वॉन्ट यू टू थिंक, सोचोगे तो समझेगा। वाई -10? क्विक क्विक क्विक, वाई -10 और -10 की -10 आई कैप, मतलब -10 टी आई कैप। वापस एक बार सोचो, क्या फाइंड कर रहे हो? पोजीशन वेक्टर। कैसे फाइंड करोगे? कैसे फाइंड करोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक, वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट वाज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ओरिजिन क्या था? 80 और, हाँ 80 और 150। चलो यहां तक तो ठीक हो गया, गुड। ये इनिशियल पोजीशन था ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, दैट इज ए, विथ टाइम, विथ टाइम, विथ टाइम इट इज मूविंग। तो अभी इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? -t। अब ऐसा क्यों लिखेंगे बताओ? व्हाई डू यू राइट -t आई कैप? इसलिए बोलता हूँ वेक्टर्स और मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको टी से नहीं मल्टीप्लाई किया, क्यों नहीं किया? वो इनिशियल पोजीशंस है, वेलोसिटी। और दूसरी बात, यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड, तो थोड़ा सा मैं तुमको वापस बता देता हूँ। हाउ डू यू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो देखो ये इनिशियल पोजीशन है और फाइनल पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा। और बी के वेलोसिटी में कौन सा कंपोनेंट था? आई, आई कैप ना। तो बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? आई कैप, मतलब ईस्ट या वेस्ट जो भी होगा। हाँ माइनस है तो वेस्ट है, मतलब नॉर्थ साउथ चेंज हो रहा है क्या? नहीं। कहाँ जा रहा है ये शिप? टू द वेस्ट। तो सिर्फ यहाँ पे आपको -t आई कैप लिखना पड़ेगा, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। और ये इनिशियल पोजीशंस है उसके, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता ही है डिफरेंस इन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये इनिशियल पोजीशंस में से फाइनल पोजीशंस माइनस करने पड़ते हैं। इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल भी चलेगा, इनिशियल माइनस फाइनल भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू हैव टू रिमेंबर, ये इनिशियल में से फाइनल पोजीशन माइनस करोगे, लेकिन फाइनल पोजीशन में सिर्फ चेंज किस में हो रहा है? आई कैप डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि उसके वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट है। अगर दो होते, एग्जाम्पल बता रहा हूं, अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मैं यहां पे पता है क्या लिखता? -20t, क्योंकि विथ टाइम वो चेंज हो रहा है। लेकिन इधर ऐसा है क्या? नहीं।
तो बी में सिर्फ इतना ही आएगा, बी में सिर्फ इतना ही आएगा, क्योंकि बी शिप का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो सिर्फ वेस्ट है, उसका वेलोसिटी ना साउथ में है ना नॉर्थ में है, तो जे कैप तो है नहीं, मतलब जे कैप चेंज नहीं हो रहा है। मैं आपको यही डायग्राम पे समझा देता हूँ, इट्स टू इजी टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ शिप ए था, ये शिप बी है। ए का जो वेलोसिटी है उसमें दो कंपोनेंट्स है, इसका मतलब वो यहाँ कहीं जा रहा होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट्स है, आई कैप और जे कैप। लेकिन बी के केस में एक ही कंपोनेंट है माइनस आई कैप, तो वो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, विथ टाइम कौन चेंज हो रहा है, आई कैप कंपोनेंट, बराबर। जे कैप चेंज हो रहा है क्या, नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए सिर्फ इनिशियल पोजीशन लिखा है यहाँ पे। तो यह था स्टेप नंबर 2, पोजीशन वेक्टर बना लिए। अब स्टेप नंबर 3 है रिलेटिव पोजीशन फाइंड करो। तो फाइंड आउट व्हाट इज रिलेटिव पोजीशन। डू यू रिमेंबर रिलेटिव पोजीशंस क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था आपको। डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये ऐसे होता है, डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये एस बी होता है, डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, एस ए माइनस एस बी। तो सिमिलरली रिलेटिव पोजीशंस में अगर मुझे फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं क्या करूंगा, आर ए बार माइनस आर बी बार। अब ऐसा क्यों करना है वो अगले स्टेप में क्लियर होगा। तो पहले ये आर ए बार माइनस आर बी बार फाइंड करो। व्हाट इज आर ए बार, 30t आई कैप प्लस 50t जे कैप माइनस व्हाट इज आर बी बार, 80 माइनस 10t आई कैप माइनस 150 जे कैप। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ गया आपका 30t आई कैप प्लस 50t जे कैप माइनस 80 आई कैप माइनस माइनस प्लस 10t आई कैप माइनस 150 जे कैप, बराबर। करेक्ट है, इट्स ओके, दैट इज फाइन, ऑल गुड। 30t आई कैप में 10t आई कैप ऐड हो गया, कितना हो गया, 40t आई कैप, बराबर। और ये क्या है, 50t जे कैप। और रिमेंबर, चलो एक स्टेप कम भी कर लेता हूं मैं, 30t और 10t दैट इज 40t आई कैप, और इसमें भी क्या है, आई कैप, तो दोनों में से आई कैप कॉमन निकाल लेते, तो क्या आ गया, 40t माइनस 80 क्या, आई कैप। सिमिलरली जे कैप के जो टर्म्स है ना, जैसे ये 50 है, 50t, राइट, और क्या है, माइनस क्या, 150 जे कैप। ये हो गया पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ऐसे पूछा है कि नहीं, हाँ। तो अब मिनिमम डिस्टेंस, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हो, डिस्टेंस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। तो मुझे बताओ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है, अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर, वेरी गुड। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी is under root of x component. What is x component here? 40t minus 80 का स्क्वायर प्लस 50t माइनस 150 का स्क्वायर, वेरी गुड। अभी इसको कर लेते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लिया तो आर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट गायब हो गया, स्क्वायर रूट हो गया गायब। ये अभी आ गया आप चौथे स्टेप पे, लास्ट स्टेप इज हाईली मैथमेटिकल, जो मैंने तुमको कल ही बताया था। मैंने आपको बताया था कि मिनिमा और मैक्सिमा पे क्या जीरो होता है, कल का लेक्चर स्लोप, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था ना कि जब आप फंक्शंस प्लॉट करते हो, फंक्शन मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड्स ऑन x, ऐसा कुछ अगर आप प्लॉट कर रहे हो और ऐसा ग्राफ आ गया, तो मिनिमम पॉइंट पे अगर मैं
टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को, तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप इज 0। तो तुमको यहाँ पे डिस्टेंस क्या पूछा है, क्या पूछा है, मिनिमम, क्या पूछा है, मिनिमम। और तुमको यहाँ पे यहाँ से कुछ दिखा तुमको कि डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, देखा ना, राइट। तो तुम्हारा y कौन है, डिस्टेंस है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x कौन है, टाइम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब तुमको कुछ नहीं करना, यहाँ r प्लॉट करना, यहाँ t प्लॉट करना। जब ऐसा करना इसका मतलब पता है क्या, dx की जगह पे आ जाएगा dy की जगह पे आ जाएगा dr और dx की जगह पे dt। तो जब डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, इसका मतलब पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव और इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव लो, तो डी आर ए बी स्क्वायर बाई डी टी इक्वल्स टू, तो डेरिवेटिव लो इसका, डेरिवेटिव ऑफ 40t माइनस 80 स्क्वायर, ये पहले टर्म का डेरिवेटिव, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 50t माइनस 150 का स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी गुड, गुड। देन व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, इफ आई आस्क व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t, what is derivative of f of x raised to n with respect to x, n f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x। ऐसा होता है कि नहीं, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। तो फिर सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा, 2 इंटू आर रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ आर। वही लॉजिक यूज किया ना मैंने, यहाँ पे सेम है, सेम। तो फिर डेरिवेटिव निकालो इसका, तो अभी बताओ मुझे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ आर ए बी, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ आर स्क्वायर इज 2r, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल्स टू, बराबर। ओके, तो ये डेरिवेटिव्स कैसे है तो पता होना चाहिए पहले। हाउ अबाउट दिस, ये भी सेम फॉर्मूला, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ टी है और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है और रेज टू एन है, एन की वैल्यू कितनी है, 2। तो व्हाट इज द रूल, एन लिखो आगे, उसके बाद 40t माइनस 80 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 40t माइनस 80, बराबर, करेक्ट, प्लस सेम रूल यहाँ पे। ओके, क्या आएगा, 2 इंटू 50t माइनस 150 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 50t माइनस 150। फिर ये तो तुमने बोला 0 है, क्योंकि फॉर आर ए बी टू बी मिनिमम, अभी तो मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस मिनिमम होगा तो डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट, गुड। तो ये 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, शॉर्टकट स्टेप्स है, डेफिनेटली है, लेकिन तुम पहली बार ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो मुझे पूरा का पूरा सोल्यूशन बताना पड़ेगा। तो यू हैव 20 मतलब 2 इंटू 40t माइनस 80 रेज टू 1 हो गया। 40t का डेरिवेटिव कितना होता है, 40, और 80 का 0, क्योंकि कांस्टेंट है वो। देन यू हैव प्लस 2 इंटू 50t माइनस 150, और 50t का डेरिवेटिव कितना होता है, 50, राइट, क्लियर यहाँ तक, पक्का पक्का। और सिंप्लीफाई करो, सॉल्व करो, करते रहो। दिस इज हाउ मच, 80, that is 100। okay, so you have 0 equals to 80, 40t minus 80 था ना, प्लस 100 50t minus 150। जी, अब नो व्हाट यू कैन डू इज, ये यहाँ से 10 कॉमन, यहाँ से 10 कॉमन, 10 कॉमन, और ये 10 को इधर लाया, खत्म कर दिया, क्योंकि 0/10 इज 0। तो ये हो गया 8, क्या हो गया ये 8 इंटू 40,
320. 8 into 80, 10 into 50, 10 into 1500 with a negative sign. Very good. ये -1500, ये -640, मतलब 2140 विद नेगेटिव साइन, इधर आके पॉजिटिव हो गया तो 2140, ये आ गया आपका हाउ मच 820. आपको पता है आंसर 2 और 3 के बीच में आने वाला है. क्यों? क्योंकि 820 2 is 1640. तो आपको जो आंसर मिलेगा ना वो 2 और 3 के बीच में होगा. 2 और 3 के बीच में होगा. अभी 2.2 और 2.6 है तो 2.6 ही आएगा आंसर, क्योंकि 2140 by 820 ये 2.2 से ज़्यादा ही होता है. फिर भी जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन आई विल जस्ट यूज द कैलकुलेटर हियर. सो 82140 डिवाइडेड बाय 820 कितना आ गया 2.6. तो वी आर एट एक्यूरेट आंसर 2.6 आर. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन शॉर्टकट वैसे सॉल्व होता है, लेकिन 5 स्टेप इसलिए दिए क्योंकि फर्स्ट टाइम यू आर एनकाउंटरिंग सच अ क्वेश्चन. तो ऐसे जब क्वेश्चन आए शिप ए शिप बी, शिप ए का वेलोसिटी, शिप बी का वेलोसिटी, शिप ए से शिप बी का डिस्टेंस, तो ये 5 स्टेप्स आपको परफॉर्म करने चाहिए टू गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी ये क्वेश्चन भी वेरी इंटरेस्टिंग, सिंपल है लेकिन बेसिक्स क्लियर होंगे तो सिंपल है. अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, u was 0. ओके, u 0 है. एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, और पहली बात वेलोसिटी इनिशियल 0 था तो t इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0. और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो अगर आपको याद होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट. और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो मतलब एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट विद टाइम, तो ए भी करेक्ट है, राइट. और अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो है ना वो पैराबोला दिखता है. हाँ, ऑप्शन नंबर मतलब ग्राफ नंबर डी. तो ए बी और डी करेक्ट है, बात खत्म हो गई. ये करेक्ट, क्योंकि ये करेक्ट है तो ये नहीं हो सकता ना. अब आप बोलोगे कैसे पैराबोला दिखता है. वैसे तो मैंने आपको पहले से बताया है, आई हैव टोल्ड यू व्हेन वी वर डिस्कसिंग पोजीशन टाइम ग्राफ, मैं तभी तुमको बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर ग्राफ टुवर्ड्स पोजीशन एक्सिस बेंड होता है तो मतलब एंगल बढ़ते जा रहा है. एंगल बढ़ने का मतलब, थीटा बढ़ने का मतलब क्या होता है. बाय द वे मुझे एक बात बताओ, पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से तुमको क्या मिलता है, वेलोसिटी. तो अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब tan थीटा मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड बढ़ रहा है, बराबर, करेक्ट. स्पीड बढ़ रहा है ना, स्पीड बढ़ रहा है तो एक्सीलरेटेड मोशन है. एक्सीलरेटेड मोशन है अगर, तो फिर हर बार सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर नहीं होता, बढ़ते जाता है. चलो ठीक है, तुमको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डजंट मैटर. एस इक्वल्स टू यूटी प्लस 1/2 AT इसको तो समझेगा ही ना, हाँ कि ना. अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है और यू की वैल्यू कितनी है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एक्स का इक्वेशन क्या बन गया हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये पैराबोला का इक्वेशन है कि नहीं है. तो ए बी और डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी. आपको पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन हुआ था एंड फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. आइडेंटिफाई ऑल द फिगर्स दैट आर करेक्ट दैट करेक्टली रिप्रेजेंट द मोशन. ए बी है, डी, डन. ये तो हमने थ्योरी में ही कवर कर लिया था, तो लिखने ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे. अगला क्वेश्चन आप देखो, ये ना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. सॉल्यूशंस बुक टू बुक और सोर्सेज टू सोर्सेज वेरी करते हैं. मैं तुमको एकदम सिंपल बताता हूँ सॉल्यूशन इसका. द स्ट्रीम ऑफ अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. तो नदी में पानी बह रहा है विद अ स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर. अ स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर. जब ऐसा बोला होता है ना
तो स्विमर कैन स्विम एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर व्हेन द वाटर इज एट रेस्ट। जब पानी नहीं मूव हो रहा होगा तब उसका स्पीड कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। लेकिन जब पानी फ्लो हो रहा है तो यू सी, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, सपोज मुझे ईस्ट में देख रहा हूँ अभी, मुझे अगर ईस्ट से वेस्ट जाना है, ईस्ट से कहाँ जाना है, वेस्ट, और पानी अगर स्टेबल है तो मैं सीधा जाऊंगा ईस्ट टू वेस्ट पहुंच जाऊंगा। लेकिन अगर अगर पानी नॉर्थ की तरफ बह रहा है तो मुझे जाना था एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, मुझे पानी आगे ले गया। मैं डायग्राम में बताता हूँ आपको, पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। What should be the direction of swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? The stream of river is flowing with a speed of 2 km per hour. Swimmer can swim at a speed of 4 km per hour. What should be the direction of the swimmer with respect to the flow of the river to cross the river straight? अब ऐसा है ना, अगर मुझे मान लेते हैं कि ये रिवर है, दिस इज रिवर, इमेजिन मुझे स्ट्रेट जाना है और पानी फ्लो नहीं हो रहा है तो मैं सीधा चले जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट वेट, इफ वाटर इज फ्लोइंग, इसमें पानी बह रहा है, तो होता ऐसा है ना कि मैं कोशिश करता हूँ यहां जाने की और मैं पहुंच जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे पानी आगे पुश कर रहा है ना ऐसा। तो नाउ इमेजिन कि अगर आपको स्ट्रेट जाना है तो तुमको यहां जाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पानी के फ्लो की वजह से तुम इस डायरेक्शन में जाओगे, तब जाके यहां पहुंचोगे, तो इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? इस डायरेक्शन में। अब यहां पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, बस मेरी मर्जी इसलिए ड्रॉ कर दी। अब बताता हूं क्यों। अच्छा एक बात बताओ, एंगल तुम कौन से एक्सिस से मेजर करते हो? एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल। तो तुमको तो दिख गया ही होगा कि तुमको अगर रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करना है तो तुम्हारा एंगल 90 से ज्यादा होना चाहिए। यहां तक तो 90, तो यहां तक ही हो गया ना, तो तुम्हारा एंगल कितना होना चाहिए? 90 से ज्यादा। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दो आंसर्स तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, नहीं आ सकते। तो अब ये ना बुक टू बुक सॉल्यूशन बहुत घुमा फिरा के दिया, हमको नहीं करना। हम सीधे साधे लोग हैं ना, हम सीधा साधा सोचेंगे। सीधा ऐसा सोच लो, ये किसका स्पीड था? स्विमर का। ये वीएस था। ये किसका स्पीड था? रिवर का। बराबर, करेक्ट। और ये क्यों है पता है? ये है रिलेटिव स्पीड, चलो इसको वी बोल देते हैं, ओके। ये एंगल को थीटा बोल देते हैं, फाइन। थीटा मिल गया तो मेरा काम हो गया, क्योंकि थीटा में 90 ऐड करना है मेरे को, बराबर। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्या? हाँ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगता है क्या? हाँ लगता है। तो वी एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, सही है कि नहीं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड प्लस अदर साइड। तो व्हाट इज वी स्क्वायर? वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर, ओके, करेक्ट, गुड। और डू नॉट कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज स्विमर का स्पीड? 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बराबर। तो वी स्क्वायर इज 16 माइनस 4 दैट इज 12। तो वी इज रूट ऑफ 12। रूट ऑफ 12 पता है कितना होता है? 2√3, क्योंकि 4 इंटू 3, तो ये कितना आ गया? 2√3। अब तुमको फाइंड करना था थीटा। क्या फाइंड करना है? थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैसे तुम डायरेक्टली साइन भी यूज कर सकते थे, तो डायरेक्ट साइन यूज करोगे तो तुमको ये भी नहीं करना पड़ेगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू वांट टू यूज साइन, यू कैन डायरेक्टली से फ्रॉम दिस डायग्राम व्हाट इज साइन थीटा? विच साइड बाय विच साइड? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। चलो ऐसे ही कर लो, फिर क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज अपोजिट? हाँ वैल्यू बताओ। 2 और ये कितना है? 4, तो कितना हो गया? 1/2। तो थीटा कितना आ गया? 30। थीटा 30 आ गया तो टोटल एंगल कितना हुआ? 90 plus 30, so it is 90 plus theta, which is basically 90 plus 30, which is basically 120. तो आंसर should be 120। तो बेसिक मैथ से सॉल्व कर लिया ये तो। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question, I will want you to do this as an assignment. इसको आपको एज एन असाइनमेंट करना चाहिए. इज अ गुड क्वेश्चन, तो ट्राई इट आउट. अच्छा क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन, द पोजिशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन 15t square I cap plus 4 minus 20t square j cap. What is the magnitude of acceleration at t equals to 1? सिंपल क्वेश्चन है ये. क्यों सिंपल है? क्योंकि तुमको क्या दिया है, क्या दिया ये, क्या दिया है, क्या दिया है, पोजीशन वेक्टर क्या दिया है. अच्छा, मैं पोजीशन वेक्टर का पहला डेरिवेटिव लेता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, वेलोसिटी. तो इसका पहला डेरिवेटिव ले लो, तो डेरिवेटिव ऑफ 15t square I cap plus 4 minus 20t square j cap. Okay, good. What is derivative of 15t square? 15 तो कांस्टेंट है कि नहीं, वो बाहर गया कि नहीं, यस. t स्क्वायर डेरिवेटिव कितना है, 2t, राइट. और फिर इन दोनों टर्म्स को ना तुम सेपरेट कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए. इन दोनों टर्म्स को अगर आप सेपरेट कर लेते हो ना, बेटर फॉर यू, क्योंकि तुमको समझ में ऐसा आएगा कि जो सेकेंड टर्म है 4j कैप वाला, कौन सा, 4j कैप, ये तो कांस्टेंट है, ये तो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0. माइनस 20 कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2t, और साथ में कौन है, j कैप. करेक्ट, गुड. देन यू हैव दिस एज 30t I कैप माइनस 40t j कैप. बराबर, गुड. वैसे तो आंसर कब से हो गया, 50 आंसर आएगा, है क्या 50, यस. अब क्यों आएगा देख लो, ये क्या है, वेलोसिटी. व्हाट इज एक्सेलरेशन, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी. तो जब तुम 30t का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 30, क्योंकि dt 1. डेरिवेटिव देखो 30t में 30 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 1, तो ये क्या हो गया, 30 I कैप. 40t के डेरिवेटिव में 40 कांस्टेंट है, बाहर आया, dt by dt क्या हो गया, 1, तो ये क्या हो गया, 40 j कैप. ये एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म है. हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर. कभी भी याद रखना, रूट के अंदर अगर एक नंबर 330 300 3000 का स्क्वायर है, दूसरा नंबर 440 400 4000 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेने के बाद पहला नंबर 5 ही होता है, 5. इसलिए मैंने बोल दिया आंसर 50 है. करके देख लो, तुमको करना है तो. ये 900 है, ये 1600 है, तो टोटल 2500 हो गया. 2500 का रूट कितना होता है, 50 होता है. वो तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ गया था. मैं आपको देता हूँ ट्रिक, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था आपने. लुक एट द इक्वेशन ऑफ पोजिशन वेक्टर 15t square I cap 4 minus 20t square j cap, बराबर. 4j cap और 20t square j cap को अलग कर लिया. अब मैंने पहला डेरिवेटिव लिया, पोजीशन वेक्टर का पहला डेरिवेटिव मिलता है वेलोसिटी. पहला डेरिवेटिव लिया तो 4 का डेरिवेटिव 0 था, वो तो गया, बचा कौन, 15t square I cap और 20t square j cap का डेरिवेटिव. 15 कांस्टेंट था, वो बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ t square 2t, तो 2t इंटू 15 इज 30t, तो 30t I cap. सिमिलरली जो सेकेंड आपका 20t स्क्वायर है वो हो गया 40t j cap. तो आपको पहला डेरिवेटिव लेने के बाद 30t I cap माइनस 40t j cap मिला. जब तुम सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में 30 आ जाएगा बाहर, dt dt हो जाएगा 1, तो 30 I cap. 40t में से 40 आ गया बाहर, dt dt हो गया 1, तो 40 j cap. इसका मतलब एक्सेलरेशन के वेक्टर में तुम्हारे पास दो कंपोनेंट है, एक है 30 I cap, एक है 40 j cap. एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालते वक्त x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, 2500 का रूट 50. ये क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही खत्म हो गया था. यू हैव टू रीच दिस लेवल जहाँ पे तुम पढ़ते पढ़ते समझ में तुमको आ जाए आंसर क्या है. उसके लिए डेरिवेटिव की प्रैक्टिस लगेगी, तो नहीं किया होगा तो कर लो. अब तो क्वेश्चन हो गया खत्म हमारा. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, again a good question. The position of the particle as a function of time is given by x of t equal to at plus bt square minus ct cube. ठीक है, where a b c are constants when the particle attains zero acceleration.
तो जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा। अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है, आपको ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा, जब वेलोसिटी 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, ऐसा क्वेश्चन था। तो आपने क्या किया था, आपने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम पर डिपेंड करता है, ये आपको पता है, फिर आपने डेरिवेटिव लिया था डिस्प्लेसमेंट का, वो मिल गया वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को इक्वल टू 0 कर दिया, वहां से मिल गया टाइम का वैल्यू, और वही टाइम का वैल्यू तुमने वापस डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड मेथड होता है सॉल्व करने का। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, पहला डेरिवेटिव वेलोसिटी दे देगा, दूसरा डेरिवेटिव एक्सेलरेशन दे देगा, और इन्होंने बोला है कि जब एक्सेलरेशन 0 हुआ तो वेलोसिटी कितना था, इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कर दो, वहां से टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, वो टाइम की वैल्यू कहाँ डालोगे, वेलोसिटी के इक्वेशन में डालोगे, राइट। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 80 x इक्वल्स टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब, ऐसा ही है ना, यस। तो इसका जब मैं पहला डेरिवेटिव लेता हूं, अभी थोड़ा सा है ना, आई वॉन्ट यू टू टेल मी व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 80, फटाफट ए, क्योंकि डी टी डी टी हो गया 1, क्योंकि बहुत हो गया, अभी एक एक स्टेप लिख के देना, बहुत हो गया, बहुत बहुत टाइम से हम ऐसा ही कर रहे हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ बी टी स्क्वायर, 2bt, क्योंकि b और t स्क्वायर का 2t, राइट। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब, 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर। हाँ, ये हो गया आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। अब अगर मुझे एक्सप्रेशन चाहिए तो और एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे, राइट। a का डेरिवेटिव कितना आएगा, 2bt का कितना आएगा, 2b, और 3c जो कांस्टेंट है, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, 2t, बराबर। तो a आपको मिल गया 2b माइनस 6ct, और इन्होंने बोला है कि जब एक्सेलरेशन 0 हो जाए, a 0 हो जाए, तो 2b माइनस 6ct जब 0 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है, 6ct इक्वल्स टू 2b हो गया। इसका मतलब क्या है, 2b बाई 6c इज टाइम, मतलब b बाई 3c, और ये जो टाइम की वैल्यू है ना b बाई 3c, ये तुम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। सो देयरफॉर फॉर्म इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि आपको वेलोसिटी पूछा है, तो v इक्वल्स टू क्या था, v इक्वल्स टू a प्लस 2b इंटू टी, व्हाट इज t, व्हाट इज t, b बाय 3c माइनस 3c t स्क्वायर, t मतलब b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, करेक्ट। गुड 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 गुड, वन एंड थ्रीजा, बराबर, ए के और ए के कैंसर, सही है ना, पक्का पक्का, हाँ। तो v इक्वल्स टू a, अब ये जो दो टर्म्स है अभी आपको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो ठीक है, 2b स्क्वायर अपॉन 3c, और ये कितना है, b स्क्वायर अपॉन 3c, 2 में से एक गया, ये 2/3 है, देखो ये 2 है, बाकी तो सब सेम है ना, 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक बचा, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c, a प्लस बी स्क्वायर बाय 3c। चलो अगला क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता होने चाहिए आपको, तो मैं बता दूंगा अभी जितना लगने वाला है, लेकिन साथ में हम जितना स्टेट बोर्ड में फिजिक्स के पार्ट में जितना इंटीग्रेशन के फॉर्मूला देखे थे हम लोगों ने, दोज आर ओनली सफिशिएंट अप टू नीट लेवल। JEE के लेवल पे जाना है ना, तो थोड़े एक्स्ट्रा इंटीग्रल्स पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फार्मूला बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटीग्रल बोलते हैं उनको। तो मैं उसमें से आज एक बता दूंगा, एक मैं आपको खुद फाइंड करने के लिए लगाऊंगा, कुछ नहीं गूगल करना, मिल जाएगा आपको फॉर्मूला। तो पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ इनिशियल वेलोसिटी v0, एक बॉल था उसको ऊपर थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी v0 फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। The motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is the mass of ball, v is instantaneous velocity, and gamma is a constant. The time taken by the ball to rise to its zenith is. तो ऐसा है, अब तक हम लोगों ने जो थ्योरी देखा था उसमें हम लोग बोलते हैं कि अगर हम लेट अस से ग्राउंड से एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अप, हम इसको थ्रो कर रहे हैं, तो हम लोग बोलते थे कि जो एयर का रेजिस्टेंस है वो निगलेक्ट कर दो। अगर एयर का रेजिस्टेंस निगलेक्ट करते हो तो उस केस में इस बॉल के ऊपर सिर्फ
एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। क्या हो रहा है? ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि तुमने एयर का ड्रैग, एयर का रेजिस्टेंस क्या करके रखा है? निग्लेक्ट। तो तुम बोलते थे ए इक्वल्स टू माइनस जी, लॉजिकली, क्योंकि मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, इसलिए ए इक्वल्स टू माइनस जी, बिकॉज यू सेड एयर रेजिस्टेंस इज निग्लेक्टेड। लेकिन इन्होंने अभी क्या बोला? इन्होंने बोला नहीं, एयर का रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा, बराबर। और एयर का रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टिव फोर्स कितना है? दिया है, दिया है, इधर देखो क्या है, क्या है इक्वेशन में दिया है, क्या है? एम ग्यामा वी स्क्वायर। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? नहीं, यहाँ तो एम ग्यामा वी स्क्वायर दिया है, व्हाट इज फोर्स का जनरल फॉर्मूला? तो यहाँ पे फोर्स दिया है एम ग्यामा वी स्क्वायर, लेकिन फोर्स इज एम ए, फोर्स इज एम ए, तो एम एम गया। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर ड्रैग? ग्यामा वी स्क्वायर। तो थोड़ा ऐसा सोचना चालू करना पड़ेगा कि हमको पता है कि फोर्स यहाँ पे दिया है, एयर ड्रैग का फोर्स दिया है एम ग्यामा वी स्क्वायर, एम ग्यामा वी स्क्वायर, लेकिन फोर्स होता है एम ए। तो जब मैं इक्वेट कर देता हूं तो एम ए इक्वल्स टू क्या बन गया? एम ए इक्वल्स टू एम ग्यामा वी स्क्वायर, एम एम कैंसिल हो गया, बराबर। तो जो एयर की वजह से, ये एयर की वजह से ड्रैग है, एयर की वजह से, तो मैं इसको एडी बोलता हूँ, एडी, एक्सेशन ड्यू टू ड्रैग, ड्रैग ऑफ एयर, एडी। तो व्हाट इज एक्सेशन ड्यू टू एयर ड्रैग? हाँ, तो अब जब ये बॉल ऊपर जा रहा है तो उस पे सिर्फ एक रिटार्डेशन नहीं है, दो रिटार्डेशन है, एक ग्रेविटी का और एक एयर ड्रैग का। तो अब ये पूरा सिचुएशन में तुमको वापस समझा देता हूं, इजी है, इजी। चलो अभी ध्यान देना अच्छे से। तो ऐसा है, जब एक ऑब्जेक्ट को आप वर्टिकली ऊपर थ्रो करते हो तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि इसका जो रिटार्डेशन है वो माइनस जी है, क्योंकि ओनली ड्यू टू ग्रेविटी है। लेकिन यहाँ पे तुम अगर बोल रहे हो कि नहीं नहीं, एयर का ड्रैग भी है, एयर भी अपोज कर रहा है, और एयर अपोज कर रहा है तो एयर का अपोजिशन फोर्स कितना है? एम ग्यामा वी स्क्वायर। लेकिन मास फोर्स खुद क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब जो एयर की वजह से रिटार्डेशन है वो कितना है? ग्यामा वी स्क्वायर। तो टोटल रिटार्डेशन कितना हो गया फिर? व्हाट इज टोटल रिटार्डेशन? ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू एयर ड्रैग। तो ये हो गया टोटल रिटार्डेशन। तो व्हाट इज टोटल रिटार्डेशन? माइनस जी प्लस एयर ड्रैग। बट व्हाट इज एयर ड्रैग का रिटार्डेशन? हाँ, ग्यामा वी स्क्वायर। ये आ गया टोटल रिटार्डेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ड्यू टू एयर, क्योंकि दो चीजें अपोज कर रही है अब, एयर भी और ग्रेविटी भी। क्या पूछा है? द टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनिथ? जेनिथ नहीं पता? मैक्सिमम हाइट को जेनिथ बोलते हो। तो व्हाट इज द टाइम टेकन, मतलब यहां तक आने में कितना टाइम लगा? जेनिथ मतलब मैक्सिमम हाइट। आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितना होता है? और इनिशियल स्पीड कितना बोला है? v0, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, बराबर। मतलब मुझे मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या सेट करनी पड़ेगी? 0। लेकिन मेरे पास v का इक्वेशन है क्या? नहीं है, मेरे पास तो a है। तो मैंने आपको कल बताया था, परसों ही बताया था, मैं वापस आज बता रहा हूँ। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया हो, x दिया हो, v चाहिए तो क्या करते हो? डेरिवेटिव, बराबर, सही है ना? v दिया हो, a चाहिए तो क्या करते हो? डेरिवेटिव, बराबर। अब उल्टा बताओ, a दिया हो, v चाहिए तो क्या करते हो? इंटीग्रेशन। तो इसको तुम पहले लिखोगे dv बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस जी प्लस ग्यामा वी स्क्वायर। यह क्या बन गया? डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि ये इक्वेशन है उसमें डेरिवेटिव है, ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। याद है क्या? ये भी बताया था मैंने। डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? यस। दो वेरिएबल्स है क्या? यस, वी और टी। सेपरेबल है क्या? यस। कैसे सेपरेबल है? dt को वहां ले जाते हैं और इसको यहां ले आते हैं, तो यू हैव dv अपॉन g प्लस ग्यामा वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस dt। फिर मैंने क्या बताया था? वेरिएबल सेपरेट होने के बाद क्या करते हो? इंटीग्रेट। क्या करते हो? इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट कर लिया, dv g प्लस ग्यामा वी स्क्वायर। नाउ यू शुड नो, व्हाट यू शुड नो इज, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे t पे भी इंटीग्रेट करूंगा। व्हाट यू शुड नो इज, ये यहाँ पे ये v कौन है? स्पीड है।
मतलब तुम यहाँ पे इंटीग्रेट कौन से वेरिएबल पे कर रहे हो, स्पीड। यहाँ पे टी कौन है, तो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड पे किस पे हो रहा है, टाइम पे। टाइम की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, तो जब जीरो वैल्यू से टाइम की, तो स्पीड कितना था, राइट। और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड क्या हो गया, जीरो। और कितने टाइम में, वो वही तो पूछा है। तो जीरो से टी ये टाइम के लिमिट्स है। जब टाइम की वैल्यू जीरो थी तो स्पीड की वैल्यू भी जीरो थी, जब टाइम की वैल्यू टी है तो स्पीड की वैल्यू जीरो है, क्योंकि आपको पूछा ही है टाइम टेकन फॉर इट टू रीच द जेनिथ। तो लिमिट्स लगाना सीखना पड़ेगा, राइट। वेरी गुड। अब इसके आगे है मैथ्स। अभी वो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, दिस स्टैंडर्ड इंटीग्रल। मैं बता देता हूँ, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, वो बता देता हूँ मैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स मतलब एक जनरल फॉर्मूला होते हैं, वो तुमको पता होने चाहिए, बस। दैट इज स्टैंडर्ड इंटीग्रल। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, एक मैं बता देता हूँ जो अभी काम में आने वाला है, दूसरा तुम गूगल करोगे। इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला है। यह होता है 1/a, 1/a tan इनवर्स ऑफ, देखो देखो देखो, tan इनवर्स दिख रहा है आंसर में कहीं, तो दिख रहा है, यस। और दिख रहा है, यस। मतलब tan इनवर्स ऑफ, ऐसा फॉर्मूला आएगा। tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/a। तो ये तो तुमको मैंने बता दिया, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में लगने वाला है। और तुम्हारे लिए जो मैं छोड़ रहा हूँ एज एन असाइनमेंट, दैट इज dx अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या है, चेक करके आना। ये तुम चेक करोगे अब, गुड। क्योंकि तुम चेक करोगे तो याद रहेगा, मैं बताऊंगा तो फिर भूल जाओगे, कोई बात नहीं। अभी मतलब हमको हमको इस फॉर्म में लाना है लेफ्ट हैंड साइड को। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे x है, यहाँ पे कौन है, ये है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कौन है, v स्क्वायर, है ना। लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, इधर कौन है, चलेगा क्या, नहीं। तो गामा हटाना पड़ेगा। अभी गामा कैसे हटेगा यहाँ से, बताओ। गामा कॉमन निकाल के। तो इंटीग्रेशन v0 टू 0, मैंने क्या किया, ये गामा ही बाहर निकाल लिया, तो 1/गामा। लेकिन पहली टर्म में गामा था क्या न्यूमरेटर में, नहीं, तुमने कॉमन निकाला, तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ता है ना फिर। लिखना पड़ता है, क्योंकि था नहीं, तुमने निकाल लिया कॉमन। प्लस वी स्क्वायर, प्लस वी स्क्वायर, यस, इक्वल्स टू माइनस, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, ये भी कल बताया था। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx, x, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy, y, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt, t। कहां से कहां तक, 0 से t तक, 0 से t तक। अच्छा मैं इसको ऐसा ऐसा लिख सकता हूं क्या, हाँ। पता है क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल है वहां पे कांस्टेंट का स्क्वायर है, यहाँ पे तो कांस्टेंट का स्क्वायर था नहीं, तो मैंने बना लिया, गुड। इक्वल्स टू, अच्छा आपको याद है क्या, मैंने बताया था कि ये माइनस साइन आए तो खा जाओ, खा गए क्या, हाँ। तो लिमिट उल्टा लिख दो, लिमिट्स को उल्टा कर दो, ऐसा होता है। नहीं करना है तुमको तो कोई बात नहीं, फिर माइनस साइन बाहर रखो, वो तुम्हारे ऊपर है अब, हाँ। इट्स अप टू यू। देन मुझे बताओ, ये इंटीग्रल क्या है, 1/a, तुम्हारा a कौन है इधर, ये 1/गामा तो अलग से, हाँ। तुम्हारा a कौन है, a रूट ऑफ g/गामा, tan इनवर्स ऑफ x/a, व्हाट इज योर x, v, व्हाट इज योर a, g/गामा, बराबर। इक्वल्स टू अच्छा लिमिट्स तो डाले नहीं ना, लिमिट्स डालने पड़ेंगे ना। व्हाट इज द लिमिट्स, v0 टू, अच्छा तुम ये भी कर सकते थे, मतलब अगर तुमको अगर ये नेगेटिव साइन नहीं हटानी होती ना, तो नेगेटिव साइन इसको दे देते। सपोज मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये इधर माइनस था कि नहीं, इस माइनस को इधर भेज दिया, चलता है, बिल्कुल चलता है। अब यहाँ पे क्या बचा फिर, t फ्रॉम 0 टू t। अब ऐसा क्यों किया बताता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन हटा देते हैं, हटा दिया, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा कर लेंगे, तो कर लो उल्टा। तो आपके पास पहले तो क्या आ गया, 1/गामा रूट ऑफ गामा बाई जी,
क्योंकि 1/√(γ/g is √(γ/g). tan इनवर्स ऑफ v बाय √(g/γ), और इसके लिमिट्स क्या थे, v0 टू v, लेकिन नेगेटिव साइन मैंने एब्जॉर्ब कर लिया तो उल्टा कर दिया, और इधर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इससे तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ अभी इतना करना है कि v की जगह पे क्या लिखना है, v0। क्या लिखोगे, v0 बराबर, और ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ही रख दो, ये कांस्टेंट को बाहर रख दो। तो 1/, अच्छा बाय द वे ये जो गामा है, गामा इसको अंदर भेजू, क्या भेजू, क्या क्या कैसे भेजेंगे इसको अंदर, क्या करके भेजेंगे, गामा स्क्वायर, इसको अभी बाहर रख दिया। अब मैंने लिमिट्स लगा दी, tan इनवर्स ऑफ अपर लिमिट, व्हाट इज अपर लिमिट, v0 अपॉन, तो इसको ऐसा लिखूं क्या, मैं ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग, यस, माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0 बराबर। व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ 0, अरे tan की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है, ऐसा पूछ रहा है आपसे, 0 पे होती है ना, हाँ तो वो ये तो 0 ही हो गया, छोड़ देना इसको, तो इतना बचा तुम्हारे पास, उसमें से एक गामा गया, तो 1/g गामा tan इनवर्स ऑफ v0 √(γ/g इक्वल्स टू t। देखो देखो कहाँ है आंसर, ए है, ए है, तो हो गया क्वेश्चन खत्म, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।